राजकीय महाविद्यालय बावड़ी। मैं डॉक्टर संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। विद्यार्थियों, आज हम सैंधव सभ्यता की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता का ज्ञान एवं प्रकाश पुरातत्व की एक महत्वपूर्ण देन है। भारत की प्रथम प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध है। इसे आर्य पूर्व नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। सन 1920 ईस्वी तक यह सामान्य धारणा थी कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता आर्यों की वैदिक सभ्यता है, किंतु सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज ने इस धारणा को असत्य प्रमाणित कर दिया। सन 1920 में सर्वप्रथम पश्चिमी पंजाब के मोंटगोमरी जिले के हड़प्पा नामक स्थान पर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के नेतृत्व में उत्खनन कार्य आरंभ हुआ और इस स्थान से इस महत्वपूर्ण सभ्यता के अवशेष सामने आए। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद सन 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में उत्खनन के द्वारा एक भव्य नगर के अवशेष प्राप्त किए। मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इस सभ्यता के अधिकांश भग्नावशेष सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों की घाटियों में उपलब्ध हुए हैं, इसलिए जॉन मार्शल ने इसे सिंधु सभ्यता कहा है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी पुकारा जाता है क्योंकि यह हड़प्पा इस सभ्यता का सर्वप्रथम ज्ञात स्थल था तथा हड़प्पा व इसके आसपास का क्षेत्र इस सभ्यता का केंद्र स्थान रहा था। सिंधु सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, सुमेर, क्रीट आदि विश्व की सभ्यताओं के समान विकसित एवं प्राचीन थी तथा कुछ क्षेत्रों में तो उनसे भी अधिक विशिष्ट थी। हड़प्पा अथवा सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला बिंदु है प्राचीन सभ्यता। सैंधव सभ्यता एक प्राचीन और मौलिक सभ्यता थी। यह सभ्यता अपनी प्रवृत्ति आर्य सभ्यता से अधिक उन्नत थी। दूसरा है कांस्य सभ्यता। यह सभ्यता कांस्य युगीन थी, जिसमें कांस्य के अतिरिक्त सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं का प्रयोग होता था, किंतु सैंधव जन लोहे के प्रयोग से परिचित नहीं थे। तीसरा बिंदु है नगरीय सभ्यता। वैदिक सभ्यता की भांति सैंधव सभ्यता ग्रामीण नहीं थी, वरन यह एक नगर प्रधान सभ्यता थी, जिसमें नगरों का निर्माण सुनियोजित योजना के तहत किया जाता था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो कभी बड़े ही विशाल तथा सुंदर नगर थे। चौथा है औद्योगिक एवं व्यापारिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता व्यापार प्रधान एवं माप तोल से परिचित सभ्यता थी, जिसका सुमेरिया, ईरान आदि देशों से व्यापारिक संबंध था। यह व्यापार जल एवं स्थल दोनों मार्गों द्वारा किया जाता था। व्यापार व उद्योग दोनों उन्नत अवस्था में थे। सैंधव जन मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां बनाने की कला, गृह निर्माण की कला, तांबे व कांस्य के विविध वस्तुओं के निर्माण की कला में प्रवीण थे। लोथल, जो कि गुजरात में है, वहाँ से प्राप्त बंदरगाह के अवशेष उसके समुन्नत जहाज उद्योग का प्रमाण है, जिसने उनके समुद्री व्यापार को तीव्रता प्रदान की। पांचवा है लोकतंत्रीय सभ्यता। खुदाई में विशाल सभा भवनों तथा स्नानागारों के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि इस सभ्यता में राजाओं तथा उनके राजप्रसादों का कोई अस्तित्व नहीं था। सिंधु सभ्यता की प्राप्त सामग्रियां उनके सामूहिक जीवन की द्योतक है। इस प्रकार यह सभ्यता
लोकतंत्रात्मक भावना को प्रकट करती है। छठा है केंद्रीभूत शासन व्यवस्था। यह सभ्यता केंद्रीभूत शासन व्यवस्था की परिचायक भी है। इस केंद्रीभूत शासन की सत्ता दो प्रधान केंद्रों में स्थापित थी। संभवतः उत्तरी क्षेत्र की राजधानी हड़प्पा और दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी मोहनजोदड़ो थी। सामूहिक जीवन होने के बाद भी एक प्रबल, सशक्त एवं सक्षम केंद्रीय शासन का लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ सामंजस्य था। सातवां बिंदु है शांति प्रधान सभ्यता। युद्धों से कोसों दूर सिंधुवासी शांति प्रिय थे। खुदाई में हथियार बहुत कम मिले हैं। खुदाई में आखेट तथा आत्मरक्षा के लिए प्रयोग किए जाने वाले अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए हैं जो इस बात के साक्षी हैं कि संपूर्ण सिंधु प्रदेश में सुख शांति थी। द्विदेवता मूलक सभ्यता। सिंधु घाटी के लोगों का धर्म द्विदेवता मूलक था, क्योंकि परम पुरुष के साथ वे परम नारी के भी पूजक थे। अन्य देवताओं में वृक्ष, नाग, बैल आदि प्रमुख थे। नवा है सामाजिक एवं आर्थिक साम्य। लोकतंत्रीय एवं शांति प्रधान सभ्यता होने के कारण इसमें समानता का स्पष्ट आभास मिलता है। सैंधव काल में बहुत बड़ी सामाजिक एवं आर्थिक विषमता नहीं थी। 10वां बिंदु है लिपि का ज्ञान। सिंधु घाटी के लोगों को लिपि का भी ज्ञान था, जिसके माध्यम से वे विचारों की अभिव्यक्ति करते थे और इससे सभ्यता के विकास में बड़ा सहयोग मिला। यद्यपि यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। यह लिपि तत्कालीन अन्य सभ्यताओं की लिपियों से पूर्ण रूपेण भिन्न है। इसी कारण इसे अब भी पढ़ने में कई कठिनाइयाँ हैं। 11वीं विशेषता है मंदिरों का अभाव। अब तक के संपूर्ण उत्खनन कार्य में इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों पर मंदिरों के भग्नावशेष नहीं मिले हैं। इस क्षेत्र में देवी देवताओं की मूर्तियों के अस्तित्व के साथ मंदिरों के अस्तित्व का न होना आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। यद्यपि विशाल भवनों के खंडर मिले हैं, परंतु वे सार्वजनिक प्रयोग के अथवा निवास हेतु निर्मित किए गए थे, पूजा के प्रयोजन के लिए नहीं। 12वां पॉइंट है एक रूपता। सिंधु घाटी के विस्तृत क्षेत्र में जो उत्खनन के कार्य किए गए हैं, उनसे जो ईंटें, बर्तन आदि भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं, उनमें इतनी अधिक एक रूपता है कि विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इस संपूर्ण क्षेत्र की सभ्यता में अद्भुत और अपरिवर्तनीय एक रूपता थी। 13वीं विशेषता है, 13वां बिंदु है अन्य सभ्यताओं से संबंध। इस सभ्यता की एक यह भी विशेषता है कि इसका सर्जन तथा संवर्धन एकाकी रूप में नहीं हुआ था, वरन इसका तत्कालीन अन्य सभ्यताओं से अत्यंत घनिष्ठ संबंध था और इनके सामीप्य तथा संसर्ग से इसका क्रमगत रूप से विकास हुआ था। नंबर 14 वैभवशाली स्मारकों का अभाव। मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान आदि सभ्यताएं ऐसे स्मारकों से परिपूर्ण है जो किसी वर्ग विशेष के वैभव की द्योतक है, परंतु सिंधु सभ्यता के नगरों में ऐसे स्मारक व उत्कीर्ण लेख प्राप्त नहीं हुए हैं। यह सत्य है कि सिंधु नदी की घाटी में भवन अच्छे स्तर के मिले हैं, परंतु वे भी सादे ढंग से निर्मित हैं। उनमें बाह्य अलंकरण का अभाव है और वे सिंधु घाटी के लोगों की उपयोगितावादी तथा यथार्थवादी रुचि का परिचय देते हैं। 15वां बिंदु है मात्र सत्तात्मक प्रधान सभ्यता। सिंधु वासियों के सामाजिक जीवन का आधार परिवार था। परिवार मात्र सत्तात्मक थे। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी की मूर्तियां मात्र सत्तात्मक परिवार का प्रमाण है। नंबर 16 कृषि एवं पशुपालन पर आधारित। सिंधु वासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। वे गेहूँ,
जौ, कपास, मटर, तिल आदि की खेती करते थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं तथा मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कृषि कर्म के साथ साथ पशुपालन भी सिंधु वासियों का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। वे गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि पशुओं को पालते थे। अश्व से वे परिचित नहीं थे। नंबर 17, कलात्मक सभ्यता। सिंधु प्रदेश की खुदाई में अनेक मूर्तियाँ, बर्तन, कलश, मोहरें, आभूषण आदि प्राप्त हुए हैं, जिनसे सिंधु वासियों की कलात्मक अभिरुचि के बारे में जानकारी मिलती है। सैंधव काल में स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, धातु कला, संगीत एवं नृत्य कला, ताम्र निर्माण एवं मोहर निर्माण कला, लेखन आदि का विकास हुआ था। इन विभिन्न ललित कलाओं की उन्नति यह सिद्ध करती है कि सैंधव सभ्यता एक कलात्मक सभ्यता थी। 18वां बिंदु है प्रकृति पूजक सभ्यता। सिंधुवासी परम पुरुष एवं परम नारी के साथ प्रकृति के उपासक भी थे। वे प्राकृतिक शक्तियों की विभिन्न रूपों में उपासना करते थे। खुदाई में प्राप्त मोहरों से ये ज्ञात होता है कि सिंधु वृक्ष, जल, सूर्य, पशु, अग्नि, नाग आदि की पूजा भी करते थे। 19वां बिंदु है निवृत्ति प्रधान सभ्यता। सिंधु सभ्यता का समाज निवृत्ति प्रधान था। इसमें एक पीढ़ी आचरण निर्देशों को बनाती थी तथा दूसरी पीढ़ी उनका पालन करती थी। त्रिनेत्रधारी देवता की मूर्ति निवृत्ति मार्ग की परिचायक है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भारत की अति प्राचीन तथा विकसित सभ्यता थी। यह पाषाण काल तथा वैदिक काल के बीच की एक भग्न कड़ी को जोड़ने का कार्य करती है और कांस्य काल के अभाव की पूर्ति में योग देती है।